हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं सौरभ झा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। गाइस हम क्योंकि प्रो सेक्शन क्लास 10th की लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो आज हम उसमें एक और कड़ी जोड़ने वाले हैं, यानी उसके अगले चैप्टर पे पहुंचने वाले हैं, जो कि है चौथा चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा। तो गाइस बिना किसी समय गवाए चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा को अब हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो है इसके राइटर के बारे में जानना। चलिए सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। इसके ऑथर हैं सत्यजीत रे, जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 में, और ये एक बेहतरीन जाने माने भारत के प्रख्यात डायरेक्टर थे। इन्होंने कई सारी रचनाएं की, कई सारी इनकी फिल्में पूरे विश्व में विख्यात हुई और कई सारे अवार्ड से इन्हें नामित भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। इनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा, जैसे पत्थर पंचली, अपराजितो, चारुलता। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिसके सामने मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। ये सारी रचनाएं एक अलग ही महत्व रखती हैं, अलग ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं और इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस में, यानी वेनिस के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ कान और बर्लिन में भी इन्हें सम्मान मिला, और साथ ही साथ इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनररी स्पीच भी दी, इन्हें सम्मान मिला, वहाँ पे भी डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें मिली। तो ये थे हमारी कुछ राइटर महोदय के बारे में आवश्यक सूचनाएं। चलिए शुरू करते हैं और अब चलते हैं चैप्टर की ओर। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर यानी कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें इसकी क्या प्रख्यात इंट्रोडक्शंस हैं। तो चलिए अब ऐसे को शुरू करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के साथ। इसमें देखिए, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न टू टर्न्स टू सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि हमारे उस समय जिस एरा में सत्यजीत रे की बात कर रहे हैं, 1920 से 1925 के दशक की ओर, उस समय जो सबसे बेहतरीन खोज थी, सबसे बेहतरीन घटना जो घटी वो था मूवी निर्माण। क्योंकि एक मैकेनिकल टॉय से एक मूवी की रचना की प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतनी बेहतरीन थी कि उसे एक बेहतरीन पोटेंशियल सा फॉर्म कह सकते हैं, एक बेहतरीन वर्सटाइल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया उस समय के युग की सबसे बेहतरीन घटना थी। Today, the cinema commands the respect accorded to any other form of creative expressions. आज के ज़माने में, यानी आज के ज़माने में सिनेमा सबसे ज़्यादा महत्व रखता है हर मामलों में, और सभी चीज़ों का एक गठजोड़ है, सभी बहुत सारे गुणों का एक गठजोड़ है। जैसे जैसे हो गया पोइट्री यानी कविता, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा और वास्तुकला, इन सब का एक अलग से मिश्रण है सिनेमा, जिसके कारण सिनेमा इन सब में एक अलग महत्व रखता है, अलग पहचान रखता है। ये हमारे साइंस, आर्ट्स और हर एक टाइप के मोटिवेशंस को मिलाकर एक कंटेंट क्रिएट करके जो प्रक्रिया के द्वारा हम दर्शाते हैं, वो एक सिनेमा का रूप धारण करती है। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अप, यानी कि इंडिया में सरप्राइजिंगली अर्ली जो है फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, अपेक्षाकृत हमने जिस समय सोचा था उससे पहले। और भारत की पहली शॉर्ट फिल्म क्या होता है पहले ये समझिए। शॉर्ट फिल्म होती है जो 60 मिनट से छोटी होती है, या अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट की होती है। और भारत की पहली शॉर्ट फिल्म जो थी वो आई थी 1907 ईस्वी में, और पहली फीचर फिल्म जिसे हम फिल्म आज के ज़माने में कहते हैं वो आई थी 1913 ईस्वी में। और उसके बाद 20वीं सदी 1920 के बाद जो है 20s में इसकी विख्याता और बढ़ी, और साथ ही साथ ये बहुत बड़े बिजनेस के रूप में बदल चुका था, और अब इसे बिजनेस के रूप में देखा जा रहा था। क्योंकि 1920 से पहले ये उतना खास प्रख्यात नहीं था, इसकी कमाई कुछ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1920 के बाद इसने एक अलग लेवल प्राप्त किया, इसे एक बिजनेस के तौर पे देखा जाने लगा और एक बड़े बिजनेस के तौर पर देखा जाने लगा। इट इज़ ईजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। तो अब हमने इसके बारे में समझा, लेकिन अब हमें समझना है, तुलना ये करनी है कि क्या मात्रा के माध्यम से और क्या संख्या के माध्यम से भारत दूसरे देशों से मूवी निर्माण को कंपेयर कर सकने के लायक है, यानी मतलब क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। हाँ, भारत क्वांटिटी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान रखता है, यानी संख्या के मामले में भारत में जितनी फिल्में रिलीज होती थी उस समय वो विश्व में दूसरी थी,
अभी के युग में, अभी 20वीं सदी में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज रिलीज करने के मामले में नंबर 1 पे है। लेकिन उस समय 1920-25 के समय में मूवी निर्माण के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता था हॉलीवुड के बाद। उस समय हम ये कहते थे कि क्वांटिटेटिवली जो है भारत मूवी निर्माण के मामले में भले ही दूसरे नंबर पे हो, लेकिन क्या क्वालिटी के मामले में भी भारत दूसरे नंबर पर स्थान लेने लायक है? बिल्कुल नहीं। क्यों? लेकिन कुछ क्वेश्चन भी उठते थे, जैसे कि क्या भारत सच में इतनी अच्छी मूवी बनाता है, या भारत की इकोनॉमी इतनी बेहतर है कि भारत यहाँ पे ही मूवी रिलीज करके अपने ही देश में उतने पैसे कमा सकता है, और या फिर हमें बाहर अपनी मूवीज को रिलीज करने में शर्म महसूस होती है, एशेम्ड लगते हैं हम लोग खुद। तो इसका आंसर सीधा दूसरा था, यानी हमें शर्म महसूस होती है क्योंकि हम उस लेवल की मूवीज नहीं बना पाते जो दूसरे देश के लोग बनाते हैं और पेश कर पाते हैं। शायद यही कमी है जिसके कारण हम अपने देश की मूवीज को बाहर नहीं दिखा पाते हैं। और इसी कारण कुछ पहलू हैं जिसे हम आपके सामने रखना चाहेंगे, जैसे कि देयर हैज बीन येट नो इंडियन फिल्म्स व्हिच कुड बी एक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, यानी साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत की फिल्में उस प्रमुखता के साथ नहीं बनाई जाती कि ये सभी चीज़ों पर खरी उतरे, सभी मापदंडों पर खरी उतरे दूसरे देशों की फिल्मों की अपेक्षा। और दूसरे देशों ने जो प्राप्त किया है अचीवमेंट इस मामले में, उस मामले में हमने कोशिश तक नहीं की है। और कोशिश करने की बात क्या, हमने जब ईमानदारी से कोशिश नहीं की, साथ ही साथ बहाने रखने शुरू किए। तो आगे अब हम देखते हैं कि हर फिल्म से रिलेटेड लोगों के क्या के बहाने आते थे। No doubt this lack of maturity can be attributed to the several factors. इस तरह की अपरिपक्वता अलग अलग चीज़ों के द्वारा, निम्नलिखित चीज़ों के द्वारा हमें देखने को मिली। The producers will tell you about the mysterious entity the mass. हमारे जो निर्देशक थे वे ये बताते थे कि यहाँ के लोग जिस तरह की मूवी देखना चाहते हैं वैसी मूवीज बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं जो हम यहाँ पे दिखा पाएँ, उन चीज़ों की कमी है। The technicians will blame the tools and the directors will have much to say about the wonderful things he had in mind but he couldn't achieve because of the condition. हम जो हमारे तकनीशियन हुआ करते थे उनका मानना था कि हमारे पास वो सारी टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जिससे हम अपनी सोच को यहाँ पे सीधा अटेम्प्ट करके यहाँ पे सामने इम्प्लीमेंट कर पाएँ या दिखा पाएँ। और डायरेक्टर भी ये कहते थे कि हम बहुत चीज़ें सोचते हैं कि लोगों को दिखाएं, लेकिन चीज़ों के अभाव के कारण, सामान के अभाव के कारण हम उन्हें लोगों तक नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये एक कारण उन्होंने एक्सक्यूज के रूप में यहाँ पे रखा। इन इंडिया it would seem that the fundamental concept of the coherent dramatic pattern existing in that time is generally misunderstood. भारत में क्या है कि भारत दूसरों की कॉपी करता है, विदेशों की कॉपी करता है, दूसरी मूवीज की कॉपी करता है, और भारत की खुद की संस्कृति जो है उसे हम खुद नहीं समझ पाए हैं, उसे हम खुद दिखा नहीं पाए हैं। Often by the quick process of reasoning, इस तरह की सोच के कारण, इस तरह की प्रक्रिया के कारण, इस तरह की अजीब सी संकल्पना के कारण क्या हो रहा है कि हमारी थिंकिंग में असर पड़ रहा है। हम एक मेलोड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, सोच से ज़्यादा दिखा रहे हैं, और जितना तथ्यात्मक रूप से बयां करने की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसका यही कह सकते हैं, द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड ऑन आवर केस, इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल। हमारा म्यूजिक जो है वो बिल्कुल ही उस तरह से सफ़र करता है, हमारा म्यूजिक जो है उस तरह से नहीं है पूर्वकलिक कि हम म्यूजिक को पहले से रख के बाद में मूवीज के साथ एडजस्ट कर पाएँ। तो हमें सॉन्ग्स को एडजस्ट करने के लिए मूवी के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम सॉन्ग्स को डाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हॉलीवुड के बेस पे चलते हैं या दूसरे कंट्रीज के बेस पे चलते हैं। हमारे पास साधन ना होते हुए भी हम उन्हें कॉपी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारी मूवी क्वालिटी के मामले में हमेशा पीछे रह जाती है। Almost every passing phase of the American cinema has had its repercussion of Indian films. अब हम देखेंगे हॉलीवुड का असर क्या था हमारे देश में और हमारी फिल्मों में उस समय। तो प्रत्येक बीते समय के साथ अमेरिकन मूवीज का एक अलग से छाप, अमेरिकन मूवीज, हॉलीवुड मूवीज ने अलग छाप चढ़ी बॉलीवुड पे। The stories have been written based on Hollywood successes and the cliches preserved with care. हॉलीवुड मूवीज को कॉपी किया जाने लगा, उसे दिखाया जाने लगा, और वैसी चीज़ें दिखाई जाने लगी जो हॉलीवुड में बहुत बार यूज हो चुकी हैं, दिख चुकी हैं, उन्हें कॉपी करके यहाँ पे डाला जाने लगा। इवन वेयर द स्टोरीज हैड बीन जेन्युइनली इंडियन वन। और शायद ये ऐसा होता था कि कोई भारतीय कहानी पेश हो पाती थी, भारतीय परिघटना को दिखाया जाता था, ऐसा शायद ही दिखता था। द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड द प्रिंसिपल पेंचेंट फॉर द जैज आइटम। तो देखिए मूवी रिलीज तो होती थी, लेकिन मूवी रिलीज होने के साथ ही साथ
हम जो बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढते थे वो एक अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक था जो कि मूवीज की सिनेरियो से सूट नहीं करता था। मतलब अगर सीन कुछ चल रहा है तो उस हिसाब से हम वो म्यूजिक पीछे बजाते नहीं थे, जिसके कारण लोग उससे कनेक्ट कर पाए, और जिसके कारण कनेक्शन ना होने के बाद लोगों को उस मूवी के प्रति इंटरेस्ट जो था वो खत्म हो जाता था। इट शुड बी रियलाइज्ड that the average American film is a bad model, if only because it depicts a way of life socially at variance with our own. अमेरिकन मूवीज जो होती थी वो एक मूवी का एक बैड मॉड्यूल है, एक अलग बुरा ढंग कह सकते हैं, क्योंकि हम उसमें जो देखते हैं वो आउट ऑफ थॉट्स होते हैं, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग कहलाती है। मतलब कि कुछ ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि जो इस वर्ल्ड में शायद पॉसिबल भी नहीं है, या अगर पॉसिबल है तो उसे इतने चमकदार तरीके से पेश किया जाता है, इतने चमकदार तरीके से दर्शाया जाता है कि वो एक अलग सी स्ट्रेंथ खो बैठता है। और वहाँ के दर्शक शायद कि वो देखने के आती हैं, वो देखना पसंद करते हैं, लेकिन शायद हमारे देश के लोग अपनी मिट्टी से रिलेटेड हमारे देश की अलग अलग घटनाओं को दर्शाने वाली मूवीज ढूंढते हैं, लेकिन हम उस चकाचौंध भरी हॉलीवुड मूवीज को कॉपी करते हैं और उसके पॉलिश को यूज कर करके हम अपने बॉलीवुड के थ्रू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस। भारतीय सिनेमा को जरूरत है कि भारत चमक नहीं चाहिए भारतीय सिनेमा को, बट मोर इमेजिनेशन, मोर इंटेग्रिटी एंड मोर इंटेलिजेंट एप्रिशिएशन द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम। हाँ, सत्यजीत रे ने यह भी माना कि हमारे पास साधन की कमी है, वो फर्क डालती है, बिल्कुल डालती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी अभाव के कारण हम मूवी निर्माण नहीं कर सकते या वो हमारी प्राइमरी जरूरतें हैं, ऐसा नहीं है। हम उनके बिना भी मूवीज निर्माण कर सकते हैं और हमें मूवी बनानी चाहिए। हमें जरूरत क्या है? हमें एक इमेजिनेशन की जरूरत है, सोच की जरूरत है, एक अखंड भाव की जरूरत है, और हमें एक एप्रिसिएशन की जरूरत है जो सामने से हमें दूसरों के द्वारा मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस लिमिटेड मीडियम में भी उस चीज़ों को ध्यान ना देकर दूसरों पे कमेंट और एक्सक्यूजेस की बारिश कर रहे हैं। After all, we do possess the primary tools of filmmaking. The complaints of the technical not withstanding mechanical devices such as crane shot and the processor shot are useful, but by no means indispensable. तो वही बात जो मैं कह रहा था कि हमारे राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि हाँ, ये बात मानते हैं कि फिल्म मेकिंग में बड़े बड़े क्रेन शॉट्स और बड़ी बड़ी चीज़ें, साधनों का जरूरत पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें प्राइमरी टूल्स से मूवी बनाने में दिक्कत होती है। प्राइमरी टूल्स का उपयोग करके भी हम मूवीज़ बना सकते हैं, जैसे कैमरा हो गया, सिनेरियोज के लिए सीन शॉट हो गए, और जो भी इंपॉर्टेंट माइक हो गई, इन सब चीज़ों से भी मूवी निर्माण होता है। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो चीज़ें होती तो बेहतर और होता, लेकिन मूवी निर्माण के लिए इमेजिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेग्रिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इन सब साधनों का होना ज़्यादा आवश्यक है। What our cinema needs to everything else is a style, an item, a sort of iconography of cinema which would be uniquely recognized in India. अभी जो हमारे सिनेमा को जरूरत है वो है एक अपनी भारतीय स्टाइल को दिखाने की, एक अपने भारतीय लुक के कला को दिखाने की, एक ऐसे परिदृश्य को दिखाने के, ऐसे आइकॉन को दिखाने के, ऐसे के चरित्र को बतलाने की जो हमारे देश से रिलेटेड है और जो एकदम अलग है और प्योरली पूरी तरह से शुद्धतया भारतीय है। हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी है, हमें इस प्रकार दिखाना है कि वो पूर्णतया भारतीय चरित्र को दर्शाए। The majority of our films are replete with success visual dissonance, but the truly Indian film should steer clear of such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life. हमारी जो ज़्यादातर फिल्में होती हैं वो इस प्रक्रिया में होती हैं कि हमारी ज़्यादातर मूवीज जो हैं वो विजुअल डिसोनेंस को दर्शाती है। विजुअल डिसोनेंस हुआ मतलब कि विजुअल दृष्टिकोण जो कहता है कि एक परिदृष्टिक सिनेरियो को दर्शाती हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताते हैं कि हमारी इंडियन मूवीज में वो कला की कमी दिख रही है जो हमारे देश में शायद नहीं दिखती। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अगर उस पर मूवी निर्माण किया जाए तो शायद वो जरूरतें ना पड़े दूसरे को कॉपी करने का, शायद वो सफलता की अलग ही सीढ़ी को चुनेगी, अलग ही सीढ़ी चढ़ेगी अगर हम अपने देशों के परिघटनाओं को, अपने देश की परिघटनाओं को लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। The majority of our films are replete with such visual dissonance. It is only a drastic simplification of style and content that hope for the Indian cinema resides. At present, it would be appear that nearly all the prevailing practices going in such a simplification. ये एक सामान्य सी बात है कि अगर हम इस प्रक्रिया के तरह आगे बढ़ेंगे और अपनी इंडियन सिनेमा को इस तरह से दिखाने की कोशिश करते तो शायद इंडियन सिनेमा का एक अलग लेवल होता, अलग पहचान होती, हम भी अपनी मूवीज़ को बाहर दिखा पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अभी प्रेजेंट में ये पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बन नहीं रही, हम बस कॉपी करते जा रहे हैं और साधन ना होने के अभाव के कारण फिर भी। और
Starting the production without adequate planning is something even without a shooting script. और कोई भी मूवी बनाना उसी तरह से है जैसे कि हम कोई मूवी बनाने बिना स्क्रिप्ट के, किसी प्लानिंग के बिना मूवी निर्माण करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूवी निर्माण के अगर बिना प्लानिंग के, बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के, बिना कंक्लूजन के हम यहाँ पे डालते हैं प्लॉट के, तो बिल्कुल ही सही सटीक मूवी नहीं दे पाती है। और ये एक अलग सा प्रॉब्लम है। और बहुत सारी मूवीज़ आई भी, कुछ ऐसी मूवीज़ जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि हमें अपने देश से रिलेटेड मूवीज़ बनानी चाहिए। उसके बारे में भी सत्यजीत रे ने यहाँ पे जिक्र किया है। उन्होंने 2 मूवीज़ का जिक्र किया है। पहली मूवी थी IPTS की धरती के लाल। ये एक किसान की कहानी है और इसमें बताया गया है कि बंगाल में आए एक सुखाड़ के समय किस तरह के परिदृश्य उत्पन्न हुए थे, घटनाएं उत्पन्न हुई थी, और कैसे वहाँ पे एक किसान ने उस जगह पे खेती से एक अलग पहचान बनाई और उस सुखाड़ की स्थिति में खेती करके एक अलग सा दृष्टिकोण सबके लिए पेश किया। और एक और मूवी का जिक्र किया है जो है शंकर की कल्पना। और इस मूवी में ये बताया गया है कि किस प्रकार इसमें एक नाट्य कला के बारे में बताया गया है कि एक नाटककार था और वो किस तरह से नाट्य के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए उसने एक नाटककार के रूप में एक अलग से अपनी व्याख्याता को दर्शाया है। और इससे जो सीख मिलती है और इससे जो बताने की कोशिश, मेन मोटो जो इस लेख का है वो है कि द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। एक कच्चा माल जिसको कहते हैं सिनेमा का, वो होता है एक जिंदगी खुद लाइफ का, जिंदगी खुद एक सिनेमा का कच्चा माल है। इट इज इनक्रेडिबल दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग्स। ये अतुलनीय है कि ऐसा देश जिसने दूसरे देशों को पेंटिंग सिखाई, म्यूजिक सिखाया, कविता सिखाई, कवि सीख बनाए, वहाँ पे वो खुद ऐसे फिल्में बनाने में असमर्थ है जिसे कॉपी करके पूरी दुनिया ने अपनी मूवीज का एक अलग भंडार बनाया। He has only to keep his eyes open and his ears let him to do। यानी कि बस हमारे डायरेक्टर को, हमारे फिल्म निर्माताओं को, फिल्म से जुड़े लोगों को बस इतना आवश्यक है कि वो अपने कान, आँख, नाक खुले रखें और अपने देश में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड मूवीज़ बनाएं। क्योंकि हमारे देश को किसी और की कॉपी करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे देश को कॉपी करके पूरी दुनिया ताकतवर बनी है। हमारे देश की कलाओं को कॉपी करके पूरी दुनिया ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बस ज़रूरत हमें ये है कि हम अपनी कला को पहचानें और हमसे रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड मूवीज़ को दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करें। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा। ये एक लेख था जिसे लिखा था सत्यजीत रे ने। उम्मीद है आपको ये लेख समझ आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि क्या है परिदृश्य सिनेमा का उस समय था। अभी सिनेमा बदल चुका है, अभी हम बेहतर मूवीज़ बना रहे हैं, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति थी उसे इस ऐसे के माध्यम से आपके सामने दर्शाने की कोशिश की गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसे देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें इस प्रोज में प्रॉब्लम हो रही है, उनके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें इस वीडियो के बाद मिल चुका होगा। और वीडियोज़ आएंगी इस चैप्टर के, बाकी बची सारे चैप्टर्स इस बुक के हम आपको धीरे धीरे ख़त्म करवाएंगे और आपकी सारी चैप्टर्स को फिनिश करने के बाद फिर हम आपके पास वापस लौटेंगे और नए चैप्टर के साथ फिर आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाइए जिन्हें अभी इनकी आवश्यकता है और शायद वो अभी लॉकडाउन सेशन में या पढ़ाई के अभाव में इन चैप्टर्स को मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। और उम्मीद है हमारा वीडियो अगर उनके पास पहुंचेगा तो उनकी सहायता होगी और आप लोगों की सहायता करना ही हमारा पूर्ण उद्देश्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।